दुनिया के केंद्रीय बैंक जितना सोना खरीदना ऑन पेपर आपको दिखा रहे हैं, पर्दे के पीछे उससे बहुत ज्यादा वो खरीद रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स का दावा है कि सेंट्रल बैंक्स की एक्चुअल बाइंग उनके ऑफिशियल आंकड़ों से 1 या 2% नहीं, पूरे 72% ज्यादा है। 3 ऐसी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स मुझे मिली हैं जो कि गोल्डमैन सैक्स के ये जो महाखुलासा है उसके ऊपर 100% मुहर लगा रही हैं। पहली रिपोर्ट है investing.com की, दूसरी रिपोर्ट जो पाई है वो है ब्लूमबर्ग की, तीसरी जो रिपोर्ट है वो मैं जिक्र करना चाहूंगी माइनिंग वीकली की। पुराना डेटा जब आप खंगालेंगे तो 2008 के फाइनेंशियल क्रैश के दौरान चांदी अपने बॉटम से 500% बढ़ी थी। यूएस फेडरल रिजर्व के इतिहास में पिछले 75 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जो कि पहले कभी नहीं हुआ। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से 5400 का जो टारगेट दिया गया है गोल्ड के लिए, वो कोई कल्पना नहीं है। हेलो एवरीवन, पैसा बोलता है विद एसकेटी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आज एनालिसिस जो मैं लेकर के आई हूं उसमें बहुत सी बड़ी खबरें हैं जिनके ऊपर मैं चर्चा करने वाली हूं, लेकिन सबसे पहले कमेंट सेक्शन में मुझे आप ये लिख करके बताइए कि मेरा ये एनालिसिस किस जगह से बैठ के आप देख रहे हैं, आपके शहर का नाम क्या है। अब आगे बढ़ती हूं। देखिए, दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स हैं बहुत बड़ा सच हमसे छुपा रहे हैं। आज के सबसे जरूरी रिपोर्ट में बात मैं करने वाली हूं 3 बड़ी खबरों की और जो इनसाइडर रिपोर्ट्स है उनकी। पहली बात होगी गोल्डमैन सैक्स की वो सनसनीखेज खुलासे की जिसने साबित कर दिया कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक पर्दे के पीछे चुपचाप आखिर खेल क्या खेल रहे हैं। दूसरी बात मैं करने वाली हूं चांदी यानी सिल्वर की, वो छुपी हुई ताकत आपको बताऊंगी और उसका इतिहास बताऊंगी जो कि संकट के समय सोने को भी कोसों पीछे छोड़ देता है। तीसरी बात, यूएस फेडरल रिजर्व के अंदर छिड़ा हुआ जो महासंग्राम है उसकी बात मैं करूंगी। देखिए, केविन वॉश का अगला प्लान क्या है वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे सपोर्ट अगर आप करना चाहते हैं तो मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी मेंबरशिप मात्र 49 रुपीज की है, जो मैं कह सकती हूँ कि एक प्याली चाय के दाम के बराबर है और ये सबसे लीस्ट है जो मेरी टीम ने डिसाइड किया है। मतलब YouTube 49 रुपीज से कम में मेंबरशिप देता है नहीं, इसलिए सबसे लीस्ट प्राइस हमने आपके लिए रखा है। ये आपकी तरफ से मुझे किया हुआ सपोर्ट होगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूं सेंट्रल बैंक के सीक्रेट खेल की। गोल्डमैन सैक्स ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है जिससे कि पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट में हड़कंप मचा हुआ है। हम सब देखिए ये तो जानते ही हैं कि केंद्रीय बैंक सोना खरीद रहे हैं, लेकिन गोल्डमैन सैक्स की लेटेस्ट मई 2026 की रिपोर्ट ये कह रही है कि ये खरीदारी मामूली खरीदारी नहीं है। दुनिया के केंद्रीय बैंक जितना सोना खरीदना ऑन पेपर आपको दिखा रहे हैं, पर्दे के पीछे उससे बहुत ज्यादा वो खरीद रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स का दावा है कि सेंट्रल बैंक्स की एक्चुअल बाइंग उनके ऑफिशियल आंकड़ों से 1 या 2% नहीं, पूरे 72% ज्यादा है। बैंक का कहना है कि लंदन वॉल्ट आउटफ्लोज और यूके एक्सपोर्ट डेटा के बीच का जो गैप है वो इस बात का संकेत देता है कि कुछ सॉवरेन गोल्ड फ्लोज ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में पूरी तरह कैप्चर नहीं हो पा रहा है। जब पहली बार मैंने गोल्डमैन सैक्स का दावा सुना तो पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे लगा ये हो कैसे सकता है, थोड़ी बहुत जो गड़बड़ी है वो तो मानी जा सकती है, लेकिन 72% का दावा ये बहुत बड़ा था। फिर मैंने खुद इंटरनेशनल मीडिया और ग्लोबल रिपोर्ट्स को खंगालना शुरू किया, पूरी पड़ताल इसकी की और फिर 3 ऐसी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स मुझे मिली हैं जो कि गोल्डमैन सैक्स के ये जो महाखुलासा है उसके ऊपर 100% मुहर लगा रही हैं। पहली रिपोर्ट है investing.com की। इस रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताऊं कि गोल्डमैन सैक्स के नाउकास्ट मॉडल ने लंदन वॉल्ट से होने वाले भारी आउटफ्लोज को ट्रैक किया। अगस्त 2025 से लेके यूके के कस्टम डेटा और वास्तविक सोने के मूवमेंट में बहुत बड़ा गैप यहां पर दिखाई दे रहा है और इसी गैप को पकड़ के ही गोल्डमैन सैक्स ने साफ किया कि सेंट्रल बैंक पिछले 8 महीने से दुनिया की नजरों से छुपाकर अनरिकॉर्डेड सॉवरेन गोल्ड फ्लोज के जरिए चुपचाप सोना बटोर रहे हैं। तो ये पहली रिपोर्ट थी जो मैंने आपको बताई। फिर जब मैंने और खंगाला तो मैंने दूसरी रिपोर्ट जो पाई है वो है ब्लूमबर्ग की। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट इस बात के ऊपर मुहर लगाती है कि ये छिपी हुई खरीदारी कोई इत्तेफाक नहीं है। ग्लोबल लेवल पर जो जियोपॉलिटिकल रिस्क इस वक्त बढ़ रहा है, युद्ध छिड़ा हुआ है, देश जिस तेजी के साथ डी डॉलराइजेशन यानी कि अमेरिकी डॉलर से पीछा छुड़ाने में लगे हुए हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि होड़ मच गई है, उसी का नतीजा है कि सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व्स को पूरी तरह से सोने से भर रहे हैं।
रिपोर्ट ने यहां तक दावा किया है कि सीक्रेट डिमांड की वजह से सोना 5,400 प्रति ऑन्स के रिकॉर्ड स्तर को छू सकता है। और मेरा ये मानना है, ज्यादातर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आप अगर थोड़ा कुछ महीने आगे जाइए तो ये जो डेटा है 5,400 का जो आंकड़ा है वो कोई ऐसे हवा हवाई बात नहीं है। अब 2 रिपोर्ट मैंने आपको बताई, तीसरी जो रिपोर्ट है वो मैं जिक्र करना चाहूंगी माइनिंग वीकली की। माइनिंग वीकली की ग्लोबल एनालिसिस रिपोर्ट भी यही कंफर्म कर रही है कि सेंट्रल बैंक्स की ये गोल्ड बाइंग उम्मीद से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ये आने वाले समय में ज्यादा और एक्सेलरेट हो जाएगी, ये कहा जा रहा है। मतलब इसमें और ज्यादा तेजी आ सकती है और अगर ऐसा हुआ तो सोने की कीमतों में बहुत बड़ा धमाका आगे आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। अब देखिए, ये क्लियर है कि दुनिया के बड़े बड़े मुल्क आने वाले किसी बहुत बड़े इकोनॉमिक मेल्टडाउन या फिर करेंसी क्राइसिस की तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए घोषित आंकड़ों से 70% से ज्यादा सोना चुपचाप तिजोरियों में लॉक किया जा रहा है। ये गोल्ड की बात हो गई, अब आगे बढ़ते हुए चांदी की भी बात कर लेते हैं। चांदी के इन इलास्टिक पावर हाउस और इतिहास की ये बात है। देखिए, इंडस्ट्रियल डिमांड चांदी की बहुत ज्यादा है। चांदी की डिमांड पूरी तरह से मैं ये कह सकती हूँ कि प्राइस इनइलास्टिक है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर चांदी की कीमत आसमान भी छूने लगे, यहां से बहुत तेजी से बढ़ भी जाए, तब भी बड़ी बड़ी कंपनियां इसे खरीदना बंद नहीं कर सकती हैं। द सिल्वर इंस्टीट्यूट की वर्ल्ड सिल्वर सर्वे रिपोर्ट ये बताती है कि एक आईफोन की अगर हम बात करें तो उसको बनाने में मात्र 0.34 ग्राम चांदी इस्तेमाल की जाती है। सोलर पैनल की हम बात करें तो उसमें भी बहुत कम मात्रा में ही चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर चांदी का भाव 2 गुना भी हो जाए तो एक आईफोन बनाने की लागत में महज कुछ रुपयों का ही अंतर आएगा। और चूंकि चांदी का अभी कोई दूसरा सस्ता और बेस्ट विकल्प नहीं है, कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव अभी तक ढूंढा गया नहीं है, इसलिए कंपनियां हर कीमत पर इसे खरीदने के लिए मजबूर हैं अभी। तो इस समय हर तरफ हम कह सकते हैं कि चांदी की जो बात हो रही है कि अपने ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे आ गई है, आगे कहां तक जाएगी, तो फिलहाल चांदी बहुत तेज हो जाएगी, इसका दाम बहुत बढ़ जाएगा और फिर उसके बाद इसका इंडस्ट्रियल यूज कम हो जाएगा। ये सोचना अभी मुझे लगता है दिल्ली बहुत दूर है, नहीं सोचना चाहिए इसके बारे में। अब देखिए, आप जब भी YouTube खोलेंगे, अलग अलग रिपोर्ट्स की आप बात करेंगे तो आप ये पाएंगे कि हर कोई मंदी की इस समय बात कर रहा है। अब इसी मंदी की चर्चा के बीच में पुराना डेटा जब आप खंगालेंगे तो 2008 के फाइनेंशियल क्रैश के दौरान चांदी अपने बॉटम से 500% बढ़ी थी। उस समय चांदी $9 से सीधा $50 हो गई थी, जबकि सोने में 300% की तेजी हम लोगों ने देखी थी। मतलब 2008 के संकट में सोने ने तो अच्छा रिटर्न दिया ही था, जिसके लिए कहा भी जाता है कि वो सेफ हेवन है, लेकिन चांदी ने आउट परफॉर्म कर दिया था। $9 से $50 तक का सफर चांदी का ये दिखाता है कि संकट के समय चांदी में सोने से भी ज्यादा तेजी से भागने का पोटेंशियल होता है। और ये सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं, इतिहास गवाह इस बात का कि जब जब बहुत बड़ा आर्थिक संकट कोई भी आया है, चांदी सोने से ज्यादा तेज भागी है। एलबीएमए के ऐतिहासिक प्राइस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसके बाद सोने की कीमत 300% चढ़ी थी, जो मैंने अभी भी आपको बताया, लेकिन ठीक उसी समय चांदी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अक्टूबर 2008 में चांदी $9 प्रति ऑन्स पर थी और अप्रैल 2011 आते आते तक $50 तक ये पहुंच गई थी, यानी पूरे 500% की छलांग। अब इस भारी तेजी के पीछे बहुत बड़ा कारण यह भी था कि चांदी के स्टॉक में भारी कमी उस वक्त दर्ज की गई थी। सीपीएम ग्रुप और यूएसजीएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे के डेटा के मुताबिक 1990 से 2005 के बीच में, यानी 15 सालों में दुनिया का कमर्शियल बार स्टॉक 2 बिलियन आउंस से घट करके 500 मिलियन आउंस रह गया था। अब डिमांड इतनी ज्यादा थी, सप्लाई इतनी कम थी कि सरकारों और बैंक को अपने रिजर्व स्टॉक तक को बेचना पड़ा था। स्टॉक की इसी भारी किल्लत ने चांदी में वो ऐतिहासिक तेजी ला दी थी जिसका इस समय दोबारा लौटने का फिर से कयास लगाया जा रहा है। तो चांदी में आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के लिए सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा तेजी अभी रिकॉर्ड की जा सकती है, जो इसका ऑल टाइम हाई है उससे भी आगे जा सकती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज तो इसका कहीं जाने वाला नहीं है। अब तीसरी खबर की बात करती हूं। फेडरल रिजर्व में हो रहे महासंग्राम से जुड़ी हुई ये तीसरी खबर है। देखिए, यूएस फेडरल रिजर्व के इतिहास में पिछले 75 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। सीन कुछ ऐसा है कि एक तरफ नए होने वाले फेड चेयर
केविन वॉश कार्यभार संभाल चुके हैं। दूसरी तरफ जो उसके पहले वाले चेयरपर्सन थे जेरोम पवेल, उन्होंने चेयरमैनशिप छोड़ जरूर दी है, लेकिन फेड बोर्ड गवर्नर के तौर पर वो अभी भी अंदर बने हुए हैं, यानी अभी फेड बोर्ड का हिस्सा तो वो है ही है। अब कई दशकों में पहली बार फेड के अंदर इतनी अनयूजुअल लीडरशिप सिचुएशन बनी हुई है। अब आप सोचेंगे कि इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, पहले वाला अगर अभी भी बोर्ड में है और नया वाला अगर आ भी चुका है तो इतनी हैरानी की बात क्या है। देखिए, बड़ी बात इसमें यह है कि इन दोनों ही दिग्गजों की जो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जब एक ही सेंट्रल बैंक के अंदर दो अलग अलग सोच के लीडर्स आपस में टकराएंगे तो जाहिर सी बात है मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर मार्केट में अनिश्चितता का आना तय कहा जा रहा है। अब केविन वॉश आगे आने वाले समय में क्या करने वाले हैं वो भी आप समझ लीजिए। देखिए, यूएस इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो रीसेट करने का बहुत आक्रामक, मैं कहूंगी 4 पॉइंट प्लान उनकी तरफ से बनाया गया है। प्लान 1 की हम बात करते हैं, बैलेंस शीट कटिंग। इस समय फेड की बैलेंस शीट लगभग 6.7 ट्रिलियन डॉलर की है। वॉश इसे कुछ ट्रिलियन डॉलर अभी कम करना चाहते हैं, यानी कि मार्केट से लिक्विडिटी को कम किया जाएगा ताकि इन्फ्लेशन के रिस्क को कम किया जा सके। वैसे भी जो अमेरिकन है वो इस समय तगड़ी महंगाई से जूझ रहे हैं। अब पॉइंट नंबर 2, नो मोर प्रिडिक्शंस। वॉश का मानना यह है कि फेड को कम बोलना चाहिए, ज्यादा काम करना चाहिए, और इसीलिए वो इंटरेस्ट रेट के भविष्य का अनुमान लगाने वाले जो डॉट प्लॉट सिस्टम है उसको बंद करना चाहते हैं, और फेड की सालाना मीटिंग जो कि अभी 8 होती है उसको कम करके 4 करना चाहते हैं। यह भी आपको बता दूं कि वॉश हमेशा से ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल गाइडेंस देने के खिलाफ रहे हैं। अब पॉइंट नंबर 3, न्यू इन्फ्लेशन मेट्रिक। अभी तक फेड महंगाई मापने के लिए कोर पीसीई डेटा पर भरोसा करता है, लेकिन वॉश इसे बदलकर ट्रेंड एवरेजेस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिससे कि महंगाई की बहुत ज्यादा सटीक और रियलिस्टिक पिक्चर लोगों के सामने आ सके। अब चौथा पॉइंट, अर्न इंडिपेंडेंस। उनका साफ तौर पर कहना है कि फेड को सरकार से जो आजादी मिलती है वो कोई परमानेंट हक नहीं है उसका। फेड को अपने गोल्स और टारगेट्स पूरे करने ही चाहिए, और इसी के बल पर इंडिपेंडेंस जो है उसको अर्न करनी चाहिए, यानी कि कमा करके साबित करना चाहिए। अब इस पूरे रीसेट प्लान का आपके और मेरे ऊपर असर क्या पड़ने वाला है वो भी समझ लीजिए। देखिए, मार्केट जो है वो इस समय सबसे बड़ा डर उसके अंदर यही है, लोग ये सोच रहे थे कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे, लेकिन ये जो पूरी उथल पुथल है और जिद्दी इन्फ्लेशन इस समय दिखाई दे रहा है उसकी वजह से दरें कम करना बड़ा मुश्किल है। तो दरें कम होने के बजाय अभी और ऊपर जाती हुई आपको दिखाई दे सकती हैं, या फिर बहुत लंबे समय तक हम कह सकते हैं कि जो हायर लेवल्स है उसके ऊपर बनी रह सकती हैं। तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। शॉर्ट टर्म में ब्याज दरों के जल्द नीचे आने की उम्मीद अगर आपको थी, बिल्कुल छोड़ दीजिए। हायर फॉर लॉन्गर का फेज अभी जारी रहने वाला है, और ऐसे वोलेटाइल माहौल में समझदारी इसी में कि आप अपने पोर्टफोलियो में तगड़ा डाइवर्सिफिकेशन जारी रखें, जो कि एक्सपर्ट हमेशा बताते हैं। सारा पैसा एक ही जगह लगाने की गलती इस समय तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही अपने पास थोड़ा कैश पोजीशन भी मुझे लगता है बचा करके रखनी चाहिए, ताकि ये जो मार्केट की सिचुएशन है, लीडरशिप चेंज अगर होता है, पॉलिसी शिफ्ट इनकेस अगर है, तो कोई बड़ा क्रैश अगर है, करेक्शन है, तो जो गिरावट है वहां पर सही एसेट आप खरीद पाएं, लपक सके, उसके लिए पैसा होना चाहिए। सोना चांदी मार्केट के ऊपर इसका असर क्या है वो जान लीजिए। जब दुनिया के सेंट्रल बैंक अपनी घोषित क्षमता जो वो ऑन पेपर दिखा रहे हैं उससे 72% ज्यादा सोना वो छुपा कर खरीद रहे हैं, जो आपको मालूम ही नहीं है, आप जानते ही नहीं है, तो फिर ये साफ इशारा कर रहा है कि कागजी करेंसी इस वक्त खतरे में है। डॉलर के ऊपर जो एक समय में लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा था वो पूरी तरह तहस नहस हो रहा है। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से 5400 का जो टारगेट दिया गया है गोल्ड के लिए वो कोई कल्पना नहीं है, एक्सपर्ट भी यही बोल रहे हैं। और इन फ्यूचर, क्योंकि अभी की स्थिति तो इंडिया की भी थोड़ी डावाडोल समझ में आ रही है, लेकिन आने वाले समय में और स्पेशली दिवाली का जो टाइम है, हालांकि मोदी जी ने मना किया है सोना खरीदने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में सोना और चांदी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़कर एक बार फिर से आपको बुल रन दिखा सकता है। हालांकि जो मौजूदा वॉर वाली सिचुएशन है वो भी बहुत हद तक ये जो पूरा सिनेरियो है उसको क्लियर करने में मदद करेगी, लेकिन प्राइस जो है चांदी का और इनइलास्टिक है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, औद्योगिक मांग जो है वो कभी कम नहीं होने वाली है, तो सोने से ज्यादा विस्फोटक तेजी चांदी इन फ्यूचर दिखा सकती है। उम्मीद है आज की जो रिपोर्ट है आपको पसंद आई होगी, ये एनालिसिस पसंद जरूर आया होगा।
क्या आप कहना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा। कोई वैल्यू अगर इस वीडियो से आपको मिली है, चैनल सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, वीडियो को लाइक आप कीजिए। और कहाँ से आप बैठ के देख रहे हैं मैंने आपसे पूछा ही था, तो वो मुझे आप जरूर बताइएगा। इंतजार रहेगा आपके सारे कमेंट्स का मुझे। और क्या आप एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आगे देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।